नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। इसमें हमारी सीरीज़ आपकी ज़रूर हेल्प कर रही होंगी। हमने दोस्तों विशेष सीरीज़ आपके लिए चलाई है उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से। इसमें आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में आपको 30 प्रश्न एकेडमिक एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें हमने आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए हैं। आपने अगर वो मॉडल पेपर नहीं देखे, पहली बार अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। उनसे आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपको दोस्तों प्रोवाइड करवाई हैं, उनको आप देखिए और उसके बाद फिर मॉडल पेपर को लगाइए। और मॉडल पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट और ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और हमारी क्लासेस के नोट्स की सुविधा दोस्तों आपको मिल जाएगी। अभी भी दोस्तों आपके पास समय है, यहाँ पर से भी दोस्तों आप एक बढ़िया प्रिपरेशन दोस्तों कर सकते हैं और उत्तराखंड एलटी शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरे मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करना, अंत में कितना स्कोर होता है वो भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे मॉडल पेपर नेक्स्ट क्लासेस में लेकर आए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आएगा। वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के सांसन, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है, वो कौन सी विधि है? यह ड्रिल है, शिक्षकीय कार्यक्रम है, अनुरूपक है या फिर सहयोगात्मक अधिगम है? मेथड इन विच द कंप्यूटर कैन इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट एज वेल एज assess the performance of the student. ड्रिल मैथड, टीचिंग प्रोग्राम, सिमुलेटर या फिर कोलैबोरेटिंग लर्निंग? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुरूपक या फिर सिमुलेटर। सिमुलेटर दोस्तों मोड एक तरह का दोस्तों एक प्रशिक्षण देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अनुदेशन की सहायता से छात्रों को वांछित आप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें दोस्तों आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसको अपने इस तरह से दोस्तों अरेंज किया जाता है जिससे छात्रों को समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है। उनके लिए दोस्तों एक आर्टिफिशियल परिस्थितियां दोस्तों तैयार की जाती है, वो बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों की तरह होती है, जिससे कि जो छात्र हैं वो कृत्रिम परिस्थितियों में वास्तविक परिस्थितियों का एहसास करें और अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। उनको आगे के लिए दोस्तों तैयार किया जाता है। तो इस तरह की जो मेथड होती है उसको हम सिमुलेटर मेथड दोस्तों बोलते हैं, सिमुलेशन मेथड दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों का फिजिकल सिम्टम है, भौतिक लक्षण है? आक्रामकता, हीन भावना, नाखून चबाना या फिर घृणा करना? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाखून चबाना। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक की भौतिक लक्षण है, उसके फिजिकल सिस्टम है नाखून चबाना। अगर वो सिर खुजलाता है, बाल नोचता है, उल्टी करना या फिर हकलाना, तुतलाना, ये सभी दोस्तों आपके किसी अस्वस्थ बालक के भौतिक लक्षणों के में आता है। तो नाखून चबाना इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक कंपोनेंट है? परानुभूति, संज्ञानात्मक कौशल, कठोरता, तनाव, सहनशीलता, इम्पैथी, कॉग्निटिव स्किल, टफनेस या फिर स्ट्रेस टॉलरेंस? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पैथी। इम्पैथी दोस्तों आपके जो गोलमैन है उसके संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का दोस्तों एक कंपोनेंट है। एम्पैथी में आप क्या करते हैं दोस्तों? एक दूसरे के सुख और दुख का अपने अंदर से दोस्तों एहसास कर पाते हैं, अंदर से उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का दोस्तों एक घटक है एम्पैथी। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान दोस्तों ये इसको डेवलप किया गया था दोस्तों गोलमैन के द्वारा, और इसको सबसे पहले दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मेयर और पीटर सेलोवे के द्वारा दोस्तों दिया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को 1992 में किसको विनियमित करने के लिए बनाया गया था? अनाथों के लिए शिक्षा को, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा, अपराधियों के लिए शिक्षा या फिर आदिवासियों के लिए शिक्षा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा। ठीक है, तो संसद में जो पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ठीक है, ये विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के शिक्षा को, जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए दोस्तों ये
बनाया गया था। ठीक है, आरसीआई जिसके बारे में दोस्तों हमने पहले पढ़ा है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सबसे पहले दोस्तों 1986 में दोस्तों ये सोसाइटी के रूप में दोस्तों एक पंजीकृत हुआ था, एक पंजीकृत समाज के रूप में दोस्तों उसके स्थापित किया गया। उसके बाद दोस्तों इसका एक्ट दोस्तों बना था वो 1992 में सितंबर, एंड देन उसके बाद दोस्तों इसको 22 जून 1993 में एक सांविधिक या वैधानिक निकाय के रूप में दोस्तों इसको बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो अक्षम व्यक्ति है इनके पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां और कार्यक्रमों को रेगुलाइज करना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए शिक्षा को विनियमित करने के लिए दोस्तों इसको बनाया गया था। अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक संस्थान द्वारा विनियमित होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफरिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम वो किससे रेगुलेटेड होते हैं? ऑल टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि ऑफर करते हैं स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे जगह पे विशेष शिक्षा दी जाती है टीचर्स, ठीक है ना, स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डीएलएड, तो वो किसके द्वारा रेगुलाइज होते हैं? वो जो संस्थान है वो किसके द्वारा रेगुलाइज होते हैं जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग होती है? तो वो दोस्तों आपके किसके द्वारा होते हैं? अगेन आरसीआई के द्वारा ही दोस्तों आपके रेगुलेट होते हैं। ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही दोस्तों ये आपके रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति करने वाले जितने भी शिक्षक से शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ऑल टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर रेगुलेटेड बाय आरसीआई, इसको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा स्नातकोत्तर यानी कि एमएड कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनियम द्वारा एनसीटी ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है? तो जो एमएड है इसको 2 वर्ष का एनसीटी के किस रेगुलेशन के द्वारा किया गया? ये इस प्रश्न का दोस्तों सिंपल सा मतलब है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में ये एनसीटी के रेगुलेशन के द्वारा इस एमएड के कार्यक्रम को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2 वर्ष कर दिया गया, आप इसको सिंपली इतना समझ सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका तर्क है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए पहला है, शिक्षक को शिक्षा की मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। आपने बताना कि ABCD में से कौन सा करेक्ट है? क्या ये आई और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता? ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका करेक्ट है, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए शिक्षक को शिक्षा प्रणाली की मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। टीचर्स मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, और इसका दोस्तों प्रावधान NEP 2020 में भी किया गया है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली में जो भी सुधार होंगे उसको शिक्षक को केंद्र में रख के दोस्तों होंगे, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षक ही है वही दोस्तों हमारी भावी पीढ़ी को दोस्तों आकार दे रहा है, तो उसको तैयार कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए फिर दोस्तों जो टीचर्स ट्रेनिंग है उस पर भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। टीचर्स के दोस्तों जो मानक है, उन स्टैंडर्ड है, उनको भी दोस्तों बढ़ाया गया है, ताकि जो छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सकें, उनको क्वालिटी टीचर्स मिल सके और उनको क्वालिटी जो शिक्षा है वो दोस्तों मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से तो बिल्कुल सही है ए वाला ऑप्शन। बट जो दूसरा ऑप्शन है वो है, शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। केवल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की नहीं, पूरे समाज की अगली पीढ़ी को दोस्तों आकार देते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, जो शिक्षक है वो जब शिक्षण कार्य करता है तो वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। उसका उद्देश्य केवल पैसे कमाना या फिर केवल नौकरी लगाना ही नहीं होता। तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को नहीं, पूरे राष्ट्र की अगली पीढ़ी को आकार दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होना चाहिए। आर स्टेटमेंट जो रीज़न है वो आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं बैठता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए साइड में, इस साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर
संस्थाएं दी हुई हैं और आपने उनके कार्य हैं या क्षेत्र हैं उनके बारे में दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है दोस्तों, ये तकनीकी से संबंधित नहीं है और डिप्लोमा और प्रमाण पत्र से भी दोस्तों संबंधित नहीं है। यूजीसी जैसे नाम से पता लग रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये दोस्तों आपके गैर तकनीकी परास्नातक डिग्री कार्यक्रम से संबंधित है, नॉन टेक्निकल मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे NPTEL की यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम, ये दोस्तों आपके किससे संबंधित है दोस्तों, ये तकनीकी अभियांत्रिकी यूजी और पीजी डिग्री कार्यक्रम से दोस्तों संबंधित है। ये NPTEL ये इन सभी कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अलावा जैसे IIT है, IISc है, इसके द्वारा जो विभिन्न इंजीनियरिंग विषय बनाए जाते हैं उनके ऑनलाइन पाठ्यक्रम को तैयार करता है, उनको सर्टिफाई करता है। ठीक है, तो NPTEL। ठीक, इसके बाद बात करेंगे CEC यानी कि शैक्षणिक संचार कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये क्या है, तो कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये दोस्तों आपके गैर तकनीकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये दोस्तों आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से दोस्तों संबंधित है। ये बेसिकली दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का तीसरा और फिर पहला, देन इसके बाद चौथा और दूसरा। ठीक है, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तो इस तरह से C ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, UGC का पूर्ण नाम क्या है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा UGC का फुल फॉर्म क्या है, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज राइट। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, राइट हो जाएगा। UGC विश्वविद्यालय दोस्तों अनुदान आयोग, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 28 दिसंबर 1953 को। ओके, और उसके बाद दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1956 में। तो 1956 से ही बेसिकली कई जगह पे UGC का गठन दोस्तों माना जाता है। ठीक है, और 28 दिसंबर 1953 को जब दोस्तों गठित हुआ था तो इस समय पे शांति स्वरूप भटनागर इसके पहले अध्यक्ष बने थे, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जो स्वयं स्टार्ट किया गया है उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो शहरी युवाओं के लिए रोजगार है, ये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा प्रशासन को प्रोत्साहित करना, या फिर दोस्तों ये कोई मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। सो दोस्तों ये आपका D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वयं दोस्तों क्या है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज है, जैसे कि नाम से दोस्तों पता चल रहा है स्वयं, तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों कार्यक्रम है। और बेसिकली इसमें आपको क्या है कि आपको स्वयं का मतलब यही है कि आपको एक तरह से यहाँ पर डिजिटल क्रांति से दोस्तों संबंधित, डिजिटल शिक्षा से दोस्तों ये आपका संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोस्तों आपके सभी कक्षाओं का, या बेसिकली आप देखा जाए तो 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक की कक्षाओं को से संबंधित आपके जितने भी आपके पाठ्यक्रम हैं उसकी दोस्तों आपको ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जिनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है दोस्तों ये। ठीक है, तो D ऑप्शन इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत किस आयु समूह की छात्राओं को आवासीय विद्यालय प्रदान किए जाते हैं। किस आयु तक की जो छात्राएं हैं इनको आवासीय विद्यालय दोस्तों प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 11 से लेके दोस्तों 14 वर्ष, 11 से लेके 14 वर्ष तक की जो छात्राएं हैं इनको दोस्तों आवासीय विद्यालय यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था,
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2004 में दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है 2004 में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये योजना प्रारंभ की गई थी, इसको सर्व शिक्षा अभियान में एकीकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय या फिर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की जो लड़कियां हैं इनको शैक्षिक सुविधाएं दोस्तों ये प्रदान करते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं? किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत पे हैं? तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय है ये, लेकिन फिर भी जो नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत में दोस्तों ये स्वायत्त निकाय हैं, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय समिति, इसके अध्यक्ष दोस्तों जनरली कौन होते हैं? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दोस्तों आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तत्वावधान में विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय फ्रेमवर्क NCF में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? Which of the following are included in the 4 national curriculum framework being developed under the age of National Education Policy? स्कूल शिक्षा के लिए NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, आरंभिक बालिकाल देखभाल के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE। ठीक है, इसके अलावा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए NCF फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के लिए NCF या फिर NCF फॉर वोकेशनल एजुकेशन। सो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है, तो अगर NEP 2020 के अंडर में दोस्तों जो आपके 4 NCF बनाए जा रहे हैं वो उनमें से कौन कौन से आपके शामिल हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है? स्कूली शिक्षा के लिए NCF। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन वाला स्कूली शिक्षा के लिए NCF। ठीक है, और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? स्कूलों के पाठ्यक्रम का विकास करना, इसमें जो आपके इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड हैं उनको स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके अलावा फिर आता है आरंभिक बालिकाल देखभाल और शिक्षा के लिए NCF, यानी कि जो आपका ECCE है, ठीक, उसके लिए आपको NCF बनाना है, यानी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए NCF जो आपके 0 से लेके 8 वर्ष तक के बालकों की देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। ठीक है, अब NEP 2020 में आध्यात्मिक शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के लिए NCF का भी दोस्तों कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में किसकी स्थापना की सिफारिश करी थी? तो जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 1986 इसने किसको रिकमेंड किया था? ठीक है, सामुदायिक महाविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय उत्कृष्ट विश्वविद्यालय या फिर विषयवार विश्वविद्यालय। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 ने, उसने दोस्तों आपको किसको स्थापना की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, मुक्त विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, तो इन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की दोस्तों यहाँ पर सिफारिश करी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फिर से आपको कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कर्तव्य अधिक होंगे
विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च होगा और शिक्षकों का सामान्यतः देश भर की संस्थाओं में स्थानांतरण हो सकेगा। दूसरा कथन है एनईपी 2020 प्रलेख के अनुसार शिक्षकों को अभिनव शिक्षण व सेध हेतु अपने स्वयं की शिक्षा शास्त्रीय उपागमों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि एज पर द एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट टीचर्स विल हैव द फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्चेस। ठीक है, सो यही वाला स्टेटमेंट दोस्तों आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला कथन आपका असत्य है, लेकिन जो कथन जो 2 है वो आपका दोस्तों यहाँ पर सत्य है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये कहा गया है कि एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर्स ड्यूटी विल बी मोर, स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई एंड टीचर्स विल जनरली बी ट्रांसफरेबल टू द इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहीं पर भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें दोस्तों कहीं पर भी इस तरह का उल्लेख नहीं है कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च होगा या कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, हालांकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9 की रिपोर्ट का एक घटक नहीं है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, तो कौन सा इसका घटक नहीं है? ठीक, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान की पहुंच, ज्ञान की अवधारणा, सेवाओं की डिलीवरी या फिर ज्ञान का ऋणदान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिस इज लैंडिंग ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ज्ञान का ऋणदान दोस्तों इसमें नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, इसकी स्थापना दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों की गई थी। और ये कब दोस्तों की गई थी? ये की गई थी 13 जून 2005 को। ठीक है, 13 जून 2005 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। सैम पैत्रोदा दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सैम पैत्रोदा इसके दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो भी सिफारिशें हैं वो बेसिकली दोस्तों क्या थी? जैसे ज्ञान तक पहुंच, आसान पहुंच, ज्ञान की अवधारणा, ठीक है, ज्ञान का प्रसार, ठीक है, ज्ञान का अवधारणा, ज्ञान का प्रसार, ठीक है, ज्ञान प्रणाली का संरक्षण, ये दोस्तों आपकी इसकी प्रमुख रिपोर्ट्स थी। ठीक है ना, लेकिन ज्ञान का ऋणादान ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय विकास योजना आरटीई 2009 की किस धारा में है? विद्यालय विकास योजना आपको बताना है कि आरटीई की किस धारा में है। इन द विच सेक्शन ऑफ आरटीई 2009 द स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रपोज्ड। सो धारा 29, 21, 22 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा नंबर 22। तो धारा नंबर 22 है आरटीई की, जहां पर विद्यालय विकास योजना को प्रस्तावित किया गया है, यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रपोज किया गया। तो दोस्तों अगर हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि विद्यालय विकास योजना की दोस्तों बात करें, तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके द्वारा दोस्तों तैयार की गई योजना है, जो कि पूरे स्कूल के वातावरण के संग संग जो भी सरकारी अनुदान मिलता है या फिर धन है उसके उपयोग की दोस्तों निगरानी करता है। ठीक है, तो ये विद्यालय विकास योजना आरटीई 2009 की धारा 22 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो एसएमसी इसका मुख्य कार्य वही है कि जो धारा 22 है इसके तहत आरटीई अधिनियम के दिशा निर्देशों और उसके मानदंडों के अनुसार विद्यालय विकास की योजना को तैयार करना है, यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार करना है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अध्यापक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की दोस्तों जो ये रिपोर्ट है इसका सही शीर्षक क्या है? भारत के अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण, भारत में अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण, गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य, गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य या फिर स्थिति एवं गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। तो न्यायमूर्ति वर्मा आयोग का दोस्तों जो सटीक शीर्षक है वो है भारत में अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण, गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य, यानी कि अप्रोच टू टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, ठीक है, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो अध्यापक शिक्षा पर दोस्तों ये गठित किया गया था न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर एस मुदालियर, ठीक है, की अध्यक्षता में किस वर्ष माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, तो इनके द्वारा किसकी अध्यक्षता में, मतलब इनकी अध्यक्षता में किस वर्ष माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी? अभी कल दोस्तों हमने आपको लक्ष्मण स्वामी मुदालियर यानी कि मुदालियर आयोग के बारे में दोस्तों आपको बताया था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? मद्रास के दोस्तों कुलपति थे, इनके अध्यक्षता में दोस्तों एक बहुत बड़े शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। 1952 को दोस्तों जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। मोर प्रिसाइसली 23 सितंबर 1952। ओके, इन्होंने देश भर में दोस्तों सर्वे किया, इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चनायर बनाए, प्रश्नावली बनाई, ठीक है, भ्रमण किया और वहाँ से माध्यमिक शिक्षा के हालात जाने, हमारे स्कूलों के हालात जाने और फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा एक दस्तावेज़ दिया। 244 दोस्तों उसमें पृष्ठ थे और 14 प्रकरण थे, उसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो आपकी 244 पृष्ठों की थी और मुदालियर आयोग दोस्तों इसको बोला जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 तक विद्यालय के कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए? कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय के कुल छात्रों को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए इसका? 1, 2, 3, 4। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 3 दोस्तों होने चाहिए, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात दोस्तों क्या रखा गया है? आरटीई में दोस्तों रखा गया 30:1। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर 30 पर एक छात्र है, मतलब कि 30 छात्रों पर अगर एक टीचर है तो 60 पर कितने होंगे? 2 टीचर। और अगर 62 छात्र हो जाए तो कितने होने चाहिए? 3 टीचर दोस्तों होने चाहिए, ठीक है भाई। 30:1 का रेशियो रखा गया है आरटीई में, ठीक है। शिक्षक छात्र रेशियो, तो छात्र होने चाहिए 30, उस पर एक टीचर। तो अगर 60 छात्र होंगे तो 2 टीचर और अगर 62 हो जाएंगे तो फिर 3 शिक्षकों की दोस्तों उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि 60 से अगर अधिक होंगे तो फिर 3 टीचर्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से 3 शिक्षक दोस्तों नियुक्त होने चाहिए, ठीक है। यही दोस्तों आपका पैटर्न यहाँ पर बैठता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और ये संविधान के अनुच्छेद 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों प्रदान करता है, ठीक है। तो अगला देखेंगे, RMSA रमसा दोस्तों क्या है? रमसा RMSA ये राष्ट्रीय माध्यमिक सूचना एवं अनुसंधान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है या फिर राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान है? तो ये है क्या दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। हमने दोस्तों इसको लास्ट टाइम भी बताया था और ये अभियान था दोस्तों आपका जो कि 2009 में ये आपका शुरू किया गया था। देखिए जब SSA था, SSA के बाद दोस्तों फिर जब आप प्राथमिक शिक्षा जब आप प्रोवाइड करवा रहे थे तो आगे जाके बच्चों को फिर माध्यमिक शिक्षा की भी जरूरत पड़ने वाली थी। तो उसी चीज़ को प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से दोस्तों 2009 में इसको शुरू किया गया था। पहले सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में, देन उसके बाद 2009 में फिर आपका जो RMSA है, ताकि जो सर्व शिक्षा अभियान से जो पढ़े हुए बच्चे हैं फिर वो आगे जाके प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकें, उसके उद्देश्य से दोस्तों इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो योजना का कार्यक्रम है वो 2009-10 में दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था। ये पूरे भारत में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसमें ये जो एक स्कीम है दोस्तों, कैसी स्कीम है दोस्तों? ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों ये, ठीक है।
और इस तरह की जो स्कीम है दोस्तों, उसमें जो रेशियो रहता है वो रहता है 60:40 का, यानी कि 60% पैसा केंद्र देता है, 40% पैसा दोस्तों राज्य देते हैं। ये सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए है, लेकिन अगर विशेष श्रेणी के राज्य हैं तो जो अनुपात हो जाता है वो रह जाता है 90:10, यानी कि कुल खर्चे का 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर 2018 में इस अभियान को, रमसा को सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा के संग दोस्तों एकीकृत किया गया और फिर बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, इसमें एसएसए और टीई शिक्षक शिक्षा इस दोनों को मिला दिया गया और तीनों को मिला के आरएमएसए, एसएसए और टीई को मिला के समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों बन चुका है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों की लक्षित आयु वर्ग क्या है। ठीक, आरएमएसए में जो लक्षित आयु वर्ग है वो क्या है, तो क्या है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में जो लक्षित आयु वर्ग है दोस्तों वो है 14 से लेके 18 वर्ष। जैसे कि एसएसए में कितना होता है, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। तो इसमें जो कौन से बच्चों को फोकस किया गया है, वो किया गया 14 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें फोकस किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपने बताना है। यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब, इसके उसमें क्या आपने सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले कि यह केवल केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देता है। इट ओनली एडवाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होने का विचार सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दोस्तों रखा गया, जिसको कि हम सैडलर आयोग भी जानते हैं, 1917। इसके अलावा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी होंगे। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए CAB ये आपके कोर्स में भी है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यानी कि जो सेकंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये कहना कि केवल केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देता है, नहीं, इट एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देता है। एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होने का विचार सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कि सैडलर आयोग भी जाना जाता है, 1917 में दोस्तों इसका विचार दिया गया। एंड बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इतने आयु समय के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों को भेजने का अभियान चल रहा था, अब चल रहा है क्या, वैसे से है तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों टारगेट किया गया था। इनके सार्वभौमिकरण में दोस्तों यहाँ पर चला था। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, तो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन्हीं के लिए सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों चलाया गया था, 2001 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। इसमें जो मेन उद्देश्य क्या था, शिक्षा के सार्वभौमिकरण। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, UEE बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGL एक संशोधन है, किसका है? ये सर्व शिक्षा अभियान की योजना है, या फिर ये रमसा की योजना है, या फिर ये DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना है, या फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक योजना है। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान की योजना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका नाम है NPEGEL। ये कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान है उसी का दोस्तों आप ये मान सकते हैं, उसी योजना के अंतर्गत दोस्तों आता है। अब प्राथमिक स्तर पर खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त दोस्तों एक तरह का कंपोनेंट दिया है SSA को। ठीक है, तो आप इसको SSA की योजना में संशोधन के रूप में भी दोस्तों देख सकते हैं। तो प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए दोस्तों एक तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका नाम है NPEGEL। ठीक है, तो ये बेसिकली NPEGEL ये SSA का ही दोस्तों एक पार्ट है
और इसको एसएससी की ही छत्र छाया में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आपने दोस्तों इस चीज़ को समझना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन है रूसो की, स्पेंसर की, एडम्स की या फिर बेकन की। देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से बताया था कि नकारात्मक शिक्षा दोस्तों किसकी देन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो की दोस्तों ये देन है। ठीक है, रूसो दोस्तों जो कि एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे, तो बेसिकली इनका यही मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनको अनुभवों से सीखने में सहायता करना है। और उन्होंने बेसिकली बच्चों को प्रकृति में ही घूमने, खेलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, जो नकारात्मक शिक्षा है बच्चों को हमेशा बुराई से दूर रखने और अच्छे कार्यों को करने में सहायता करती है, यानी कि करके सीखने में मदद देती है। इसके बाद देखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग के द्वारा संस्तुति की गई थी? भारतीय शिक्षा आयोग 1952, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, नरेंद्र देव समिति या फिर कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, जिसको कि दोस्तों कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 14 जुलाई 1964 को इसकी अध्यक्षता में दोस्तों ये आयोग बैठा था। 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए समान विद्यालय समिति यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाने की भी दोस्तों इन्होंने सिफारिश करी थी। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा संस्तुति की गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अगला देखेंगे प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी है? रूसो की, बटलर की, प्लेटो की, जॉन डीवी की। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन डीवी की। ठीक है, जॉन डीवी की दोस्तों ये देन है। अमेरिका के दोस्तों प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक थे और इन्होंने प्रयोजनवाद धारा को विकसित दोस्तों इन्होंने किया था। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के प्रमुख देख सकते हैं जनक जॉन डीवी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये दोस्तों किसकी रचना है? किसकी दोस्तों ये रचना है? जॉन डीवी, फोवेल, रूसो एंड टैगोर। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा प्रसिद्ध प्रयोजनवादी जॉन डीवी। जॉन डीवी की दोस्तों ये रचना है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक थे। ठीक है ना, तो इनकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, इसमें उन्होंने शिक्षा और लोकतंत्र के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ये था दोस्तों आज का मॉडल पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया है, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।